हमारी सोच ही हमारी हकीकत को आकार देती है। हम्म सुनने में ये शायद किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगे, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा सच है। बिल्कुल। और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास शुभम कुमार सिंह की किताब है Yes. यू बिकम व्हाट यू थिंक। और ये किताब मतलब अपने आप में खजाना है। हाँ, क्योंकि ये सैकड़ों किताबों का सार एक जगह ले आती है। सही। व्यक्तिगत विकास, मनोविज्ञान, दर्शन, सब कुछ। हाँ। बुद्ध ने सदियों पहले कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि हमारी ये भीतरी दुनिया, मतलब हमारे विचार, हमारे विश्वास, वो हमारी बाहरी दुनिया, हमारे काम और हमारी पूरी जिंदगी को कैसे लिखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। हाँ, ये अपने मन की मशीनरी को समझने जैसा है। ये जानने जैसा है कि हम अपने विचारों के सिर्फ यात्री नहीं हैं कि बस पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं। एग्जैक्टली। हम चाहें तो ड्राइवर सीट पर आकर स्टीयरिंग व्हील संभाल सकते हैं। और आज की बातचीत इसी बारे में है कि वो कौन से टूल्स हैं, कौन सी तकनीकें हैं जिनसे हम अपने विचारों के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तो फिर इस मशीनरी को जरा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जिससे हम सब भागना चाहते हैं, दर्द और पीड़ा। हाँ, किताब में कमाल का कॉन्सेप्ट है, 2 तीरों का सिद्धांत। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। पहला तीर तो जीवन की वो तकलीफें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये पहला तीर है और ये चुभता है। हाँ, और ये लगना तय है। जिंदगी में पहला तीर तो सबको लगेगा, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। सही। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है दूसरे तीर से। अच्छा। दूसरा तीर वो पीड़ा है जो हम अपनी प्रतिक्रिया से खुद को देते हैं। पहला तीर लगने के बाद जो हमारे दिमाग में कहानी शुरू होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब सब बर्बाद हो गया, लोग क्या सोचेंगे, ये सब दूसरे तीर हैं जो हम एक के बाद एक खुद को मारते रहते हैं। और ये बात मुझे बहुत चुभी कि पहला तीर तो किसी और ने मारा, लेकिन दूसरा तीर हम खुद अपनी कमान से खींचकर खुद को मारते हैं। और हम अपनी ही पीड़ा को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, दूसरा तीर पूरी तरह से वैकल्पिक है। इट्स ऑप्शनल। हाँ, स्टोइक दर्शन भी तो यही सिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था कि हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। मतलब हम घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। असल में ज्यादातर पीड़ा वही है जो हम खुद पैदा करते हैं उस दूसरे तीर से। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? जब कुछ बुरा होता है तो दिमाग अपने आप नेगेटिव कहानियां बुनने लगता है। बिल्कुल। उस वक्त खुद को दूसरा तीर मारने से कैसे रोकें? इसका एक बहुत ही गहरा समाधान किताब में दिया गया है, जो एखार्ट टोल की शिक्षाओं से आता है। द पावर ऑफ नाउ। हाँ, वर्तमान में जीने की शक्ति। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। ये या तो अतीत के पछतावे में घूमता रहता है, काश मैंने वो ना किया होता, या फिर भविष्य की चिंता में गोते लगाता है, कल क्या होगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम अभी में तो शायद ही कभी होते हैं। बिल्कुल। दूसरा तीर हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। टोल का एक मशहूर कोट है, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। इस पे रुककर सोचना पड़ता है। हाँ, अतीत क्या है? बस गुजरे हुए अभी का एक कलेक्शन, और भविष्य आने वाले अभी का कलेक्शन। असलियत तो सिर्फ इस पल में है। तो अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली पड़ जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो दोनों ही इस पल में मौजूद नहीं है। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। ध्यान लगाने की कोशिश करो तो 100 और ख्याल आने लगते हैं। किताब में इसके लिए भी कोई तरीका बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है, अपने विचारों को देखने वाला बनना, बिना उन्हें जज किए। अच्छा। और इसका तरीका है खुद से बार बार एक सवाल पूछना, मेरा अगला विचार क्या होगा? मेरा अगला विचार क्या होगा? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, इससे क्या होगा? जब आप ये सवाल पूछकर इंतजार करते हैं तो एक अजीब सी शांति छा जाती है। विचारों की जो लगातार कमेंट्री चल रही थी वो अचानक रुक जाती है। ये क्वांटम जीनो प्रभाव के सिद्धांत जैसा है। अच्छा, वो क्या है? मतलब जब आप किसी सिस्टम को लगातार देखते हैं तो वो अपनी जगह पर जम जाता है। इसी तरह जब आप अपने अगले विचार का इंतजार करते हैं तो विचारों की धारा थम जाती है। वाह! और उस खालीपन के पल में
आपको ये एहसास होता है कि आप अपने विचारों से अलग हैं। आप वो नहीं हैं जो आपका दिमाग सोच रहा है, बल्कि आप वो हैं जो उन विचारों को देख रही हैं। और ये एहसास ही दूसरे तीर से बचने का पहला कदम है। ठीक है, तो अपने विचारों का दर्शक बनना एक बात है, लेकिन इस जागरूकता को असर बदलाव में कैसे बदलें? मतलब मन को शांत कर लिया, पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। मुझे लगता है यहीं पर आदतों की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जागरूकता पहला कदम है, कर्म दूसरा, और कर्म का सबसे शक्तिशाली रूप है आदत। लेकिन यहाँ एक जाल है, हम सब बड़ी बड़ी आदतें बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं कल से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, या मैं आज से जंक फूड बिल्कुल बंद कर दूंगी। और होता क्या है? 2-4 दिन में ही हवा निकल जाती है। हाँ, नए साल के संकल्प इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए जेम्स क्लियर का विचार यहाँ एक क्रांति ला देता है। वो कहते हैं, सफलता रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है, ना कि जिंदगी में एक बार होने वाले बड़े बदलावों का। उनका 1% बेहतर का सिद्धांत। हाँ, वो कमाल का है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान दें। ये सुनने में इतना मामूली लगता है कि हमारा दिमाग इसे खारिज कर देता है। लेकिन इसकी ताकत कंपाउंडिंग में है। बिल्कुल। अगर आप 1 साल तक हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। वाओ, 37 गुना! और ये बात सिर्फ अच्छी आदतों पर ही नहीं, बुरी आदतों पर भी तो लागू होती होगी? हाँ, ये 2-धारी तलवार है। हम्म। और इसके पीछे का विज्ञान है हैबिट लूप। इसके 4 हिस्से हैं। क्यू मतलब संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शाम के 4 बजते हैं, क्यू। आपको थकान और बोरियत महसूस होती है और कुछ मजेदार खाने का मन करता है, क्रेविंग। आप उठ के चिप्स का पैकेट खोल लेते हैं, रिस्पॉन्स। और आपको स्वाद और एनर्जी का एक छोटा सा हिट मिलता है, रिवॉर्ड। और ये लूप जितनी बार दोहराया जाता है, आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। तो अगर नई आदत बनानी है, तो हमें इस लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अपनी अच्छी आदतों के लिए इस लूप को आसान बनाना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, अपनी आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ। जैसे अगर सुबह दौड़ पर जाना है, तो रात में ही अपने जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें। ये उसे स्पष्ट और आसान बना देगा। ये हु मूव माई चीज वाली कहानी की तरह है। उसमें 2 चूहे थे, स्निफ और स्करी। हाँ। जब उनका पनीर खत्म हो जाता है, तो वे ज्यादा सोचते नहीं, विश्लेषण नहीं करते, वे बस उठते हैं और तुरंत नए पनीर की तलाश में निकल पड़ते हैं। बिल्कुल, वो एक्शन को आसान बना देते हैं। जबकि कहानी में जो 2 इंसान हैं, हेम और हॉ, वो वहीं बैठे रहते हैं, शिकायत करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वो ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। सबक यह है कि बहुत ज्यादा विश्लेषण हमें पंगु बना देता है। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा था, जब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, तो शक और डर हमें घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई कदम उठाते हैं, हिम्मत और भरोसा अपने आप आ जाता है। तो ये तो सीधे सीधे मानसिकता से जुड़ गया। चूहे ग्रोथ माइंडसेट वाले थे, पनीर खत्म हो गया, चलो नया ढूंढते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। और इंसान फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे थे। हमारा पनीर यही होना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने एकदम सही कनेक्शन बनाया है। फिक्स्ड माइंडसेट यही विश्वास है कि हमारी क्षमताएं, हमारी बुद्धि पत्थर की लकीर हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। हाँ, जबकि ग्रोथ माइंडसेट ये विश्वास है कि हम कोशिश और सीखने से खुद को बदल सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और मनोविज्ञान हमें बार बार यही बताता है कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता। बिल्कुल, हम किसी भी पल, आज, अभी बदलने का फैसला कर सकते हैं और एक नया रास्ता चुन सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है। मान लीजिए हमने ग्रोथ माइंडसेट अपना लिया, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम खुद को वही पुरानी गलतियां करते हुए पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही है। यहीं पे शायद डैनियल कहनेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का जिक्र आता है। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी पहेली का टुकड़ा है। कहनेमन बताते हैं कि हमारे दिमाग में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तेज, सहज और इमोशनल है। ये ऑटो पायलट मोड है। जब आप 2+2 का जवाब देते हैं या किसी के चेहरे पर गुस्सा पहचानते हैं, तो ये सिस्टम 1 काम कर रहा होता है। ये हमारे ज्यादातर फैसलों का गुप्त लेखक है। बिल्कुल। और दूसरा है सिस्टम 2, जो धीमा,
विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत है। जब कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना हो, हाँ, या टैक्स भरना हो, इसमें बहुत मेहनत और ध्यान लगता है। और हमारा दिमाग स्वभाव से आलसी है, इसलिए वो ज्यादातर सिस्टम 1 पर ही निर्भर रहता है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। सही पकड़ा। सिस्टम 1 बहुत काम का है, लेकिन ये कई तरह के पूर्वाग्रहों और गलतियों का शिकार भी होता है। ये शॉर्टकट लेता है और कई बार गलत रास्ते पर निकल जाता है। हाँ, यहीं पर रॉबर्ट सियल्डिनी के प्रभाव के सिद्धांत काम आते हैं, जो बताते हैं कि कैसे मार्केटिंग और दुनिया हमारे सिस्टम 1 का फायदा उठाती है। जैसे कमी का सिद्धांत या स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। हम उन चीजों को ज्यादा कीमती समझते हैं जो कम मात्रा में होती हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर। हाँ, या सिर्फ 2 कमरे बचे हैं। ये लाइनें देखते ही हमारा सिस्टम 1 घबरा जाता है और वो सिस्टम 2 को सोचने का मौका ही नहीं देता, और हम तुरंत खरीदने का फैसला कर लेते हैं। एक और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ। हम वो काम करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं। अच्छा, जैसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर लगता है कि वो जगह जरूर अच्छी होगी। बिल्कुल। या अमेज़न पर बेस्ट सेलर का टैग देखकर हम उस चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कभी कभी भीड़ तो गलत भी होती है। बिल्कुल। हम ग्रुप थिंक के शिकार भी तो हो सकते हैं, जहां सब एक ही गलत दिशा में जा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। यहीं पर जागरूकता काम आती है। जब भी आप खुद को भीड़ के साथ बहता हुआ पाएं, तो एक पल रुककर सिस्टम 2 को जगाने की जरूरत है। खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं? तो इन अदृश्य शक्तियों से निपटने का, अपने सिस्टम 1 के पूर्वाग्रहों से बचने का तरीका क्या है? किताब एक बड़ा मजेदार समाधान सुझाती है, एक वैज्ञानिक की तरह सोचना। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि हमें हर चीज पर शक करना होगा? नहीं, शक नहीं, सवाल करना होगा। एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का मतलब है अपनी राय और भावनाओं से ज्यादा सबूतों को महत्व देना। अच्छा। इसका मतलब है अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना। क्या मैं सच में जानता हूं कि ये सच है, या मैं बस ऐसा मानना चाहता हूं? और सबसे जरूरी, यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना कि हम गलत हो सकते हैं। ये अहंकार को एक तरफ रखकर सच्चाई की तलाश करने जैसा है। ये जानबूझकर अपने सिस्टम 2 को काम पर लगाने का एक तरीका है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, हमने ये समझा कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं, और दर्द और पीड़ा के बीच का फर्क हमारी अपनी प्रतिक्रिया में छिपा है। हम दूसरे तीर से बच सकते हैं। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे रोज 1% बेहतर होने की छोटी छोटी आदतें कंपाउंड होकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारी पहचान के स्तर पर होता है। आप वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। और आखिर में हमने अपने दिमाग के इन 2 ड्राइवर्स, तेज और धीमे सिस्टम को समझा, और ये जाना कि कैसे कमी और सामाजिक प्रमाण जैसी शक्तियां हमारे फैसलों को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करती हैं। और कैसे एक वैज्ञानिक की तरह सोचकर हम स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। सार यही है कि अपने जीवन का मालिक बनना अपने मन का मालिक बनने से शुरू होता है। ये अपनी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्रतिक्रियाओं को बुद्धिमानी से चुनने के बारे में है। हाँ, ये अपने ध्यान को नियंत्रित करने की कला है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। हम इस चर्चा को विक्टर फ्रैंकल के एक बहुत गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे और एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी। उन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंपों की वो भयावहता झेली थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा, एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार। किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने का, अपना रास्ता खुद चुनने का। ये विचार रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। फ्रैंकल ने ये बात तब लिखी जब उनके पास सचमुच कुछ नहीं था सिवाय उनके विचारों के। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असली नियंत्रण कहाँ है? क्या वो बाहरी परिस्थितियों में है, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, या फिर असली ताकत उस छोटी सी जगह में है जो घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच होती है, जहां हम ये चुनने के लिए आजाद हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। शायद यही असली स्वतंत्रता है।